नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ योजना के बारे में। लेसन प्लान होता क्या है और उसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि पाठ योजना का प्रारूप क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। जो पाठ योजना नाम का एक शब्द है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वो सोपान आते हैं, कौन कौन से वो पद आते हैं जो एक पाठ योजना को पूर्ण करते हैं, जिसको मिलाकर एक पाठ योजना जो है वो बनती है। तो ये वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो महिला शक्ति, महिला वर्ग से जुड़े हुए शिक्षार्थी इसको देख रहे हैं उनको शुभकामनाएं, और जो पुरुष वर्ग से जुड़े हुए देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट कि वो अपना जो पितृसत्तात्मक मेंटालिटी है उसको छोड़कर थोड़ा महिलावादी होने का प्रयास करें। तो इस पाठ योजना का जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड किए हैं वो है डिफाइन फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। पहले हम ये बता पाएंगे कि फॉर्मेट होता क्या है, प्रारूप का अर्थ क्या है। फिर एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन लेसन प्लान फॉर्मेट इन डिटेल्स। एक पाठ योजना के प्रारूप में वो कौन कौन से पद आते हैं, वो कौन कौन से स्टेप आते हैं, उनको हम डिटेल में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जस्टिफाई वेरियस स्टेप्स इन लेसन प्लान फॉर्मेट। ये पाठ योजना पढ़ने के बाद आप उनको जस्टिफाई कर पाएंगे कि ऐसा क्यों है। और लास्ट में अगर आपने इनको ध्यानपूर्वक समझा तो आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप पाठ योजना को लिख भी पाएंगे। अपने किसी भी विषय से संबंधित किसी उपविषय की पाठ योजना जो है वो आप बना पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं कि प्रारूप का अर्थ क्या होता है। A lesson plan format is a format in which the plan is prepared for a particular unit to be taught in the lesson. पाठ योजना प्रारूप एक ऐसा प्रारूप है जिसमें पाठ में पढ़ाए जाने वाले किसी विशेष इकाई के लिए योजना तैयार की जाती है। आपके पास हिंदी विषय है, आपके पास गणित है, आपके पास विज्ञान है, आपके पास सामाजिक अध्ययन है, आपके पास कोई दूसरा विषय है, तो उनके अंदर जो आपको एक पूरा पाठ्यक्रम मिलता है उसमें एक उपविषय मिलता है, पाठ नंबर 1। उस पाठ नंबर 1 की जो विषय वस्तु है वो कितनी है और हम 30 से 35 मिनट में कितनी पढ़ा पाएंगे, उस 30-35 मिनट के लिए ली गई जो विषय वस्तु है वो ये कह रहा है कि विशेष इकाई हम लेते हैं। द लेसन प्लान फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजीज। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पाठ योजना प्रारूप जो है वो शिक्षण पद्धतियों के विभिन्न घटक होते हैं जो हम पढ़ाएंगे क्लास में, जो हम वहां पर अध्ययन अध्यापन करते वक्त गतिविधियां करेंगे, उसका एक जोड़ है। During the preparation of a plan, one must keep in mind to set all the essential details in that format. जब भी हम कोई पाठ योजना तैयार करते हैं उस प्रारूप में सभी आवश्यक विवरणों को ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो आपकी पाठ योजना प्रभावी नहीं बनेगी, और पाठ योजना प्रभावी नहीं है तो उसका क्रियान्वयन प्रभावी हो ही नहीं सकता। आप उसको कक्षा में प्रभावी तरीके से पढ़ा भी नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं स्टेप्स की कि पद कौन कौन से हैं प्रारूप के। पहला है सीरियल नंबर ऑफ द लेसन। जब आप फाइल में लिखते हैं या आप अपनी एक जो डेली डायरी है जो टीचर लगाते हैं, तो आपने छठी कक्षा में पढ़ाने जाना है, आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी कक्षा में पढ़ाने जाना है, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, जो आपका पाठ्य विषय है, उसकी कौन से पाठ योजना आप बना रहे हैं, पाठ योजना नंबर 1 2 3 जो क्रम संख्या है वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरा है जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचनाएं। प्रत्येक पाठ्य योजना के ऊपर कुछ सामान्य सूचनाएं लिखी जाती हैं जिनमें क्या क्या है। नेम ऑफ प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर मैं यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि मेरे ज्यादातर वीडियो बीएड के जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए है, जेबीटी के जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए है, या जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के समस्त भारत के अंदर, उन सब के लिए उपयोगी है। तो वो जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं वो अपना नाम लिखेंगे। फिर पीटीज रोल नंबर, जो प्यूपिल टीचर है उसका अनुक्रमांक क्या है, वो जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसका अनुक्रमांक क्या है। फिर सब्जेक्ट, किस विषय का वो विद्यार्थी है। जैसे बीएड में हम 2 विषय लेते हैं कि बाकी जनरल पेपर्स होते हैं, सामान्य पेपर सारे पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ 2 वो विषय होते हैं जिनके आप अध्यापक बनते हैं। कोई विज्ञान संकाय का होता है, कोई आर्ट्स का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। फिर आता है जैसे विषय हमने लिया हिंदी, गणित, विज्ञान या सामाजिक अध्ययन जो भी है, उसके बाद आता है उपविषय।
उस विषय विशेष में आप क्या उपविषय पढ़ा रहे हैं। जैसे संज्ञा पढ़ाना चाहता हूं मैं, ऊर्जा के बारे में मैं पढ़ाना चाहता हूं, या कुछ और विषय 1857 की क्रांति के कारण मैं पढ़ाना चाहता हूं, वो है आपका टॉपिक। फिर आता है क्लास, किस क्लास को पढ़ा रहे हो, 6th को, 7th को, 8th को, जिस क्लास का वो टॉपिक है उसका ब्यौरा हमें यहाँ देना होता है। उसके बाद आता है कालांश, ड्यूरेशन, ये जो पढ़ाने की अवधि है वो कितनी रहेगी। सामान्यतः 35 से 40 मिनट की एक क्लास होती है, तो वो हम यहाँ मेंशन करते हैं, वो हम यहाँ लिखते हैं कि इस इतनी अवधि के अंदर हम ये पाठ्य योजना पूरी कर लेंगे। और उसके बाद है जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं मानता हूं, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स, शिक्षार्थियों की औसत आयु, कि आपकी कक्षा में जो 30, 35, 40 बच्चे बैठे हैं, स्टैंडर्ड क्लासरूम भारत की जो 40 से 50 बच्चों की, इतने बच्चों की होती है, तो उसमें बच्चों की औसत आयु कितनी है। और ये जांचना क्यों जरूरी है, जब आप औसत आयु जांच लेंगे तब आप पाएंगे कि बच्चों की अनुभव परिधि, उनके ज्ञान का स्तर, इन सब चीजों का आप अंदाजा लगा पाएंगे। और अगर आपने ये नहीं जांची तो आप इस चीज का अंदाजा लगाने में सफल नहीं होंगे। फिर आपकी प्रस्तावना ठीक नहीं होगी, प्रस्तावना ठीक नहीं होगी, फिर आपकी विधियां ठीक नहीं हो पाएंगी, विधियां ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक से उदाहरण नहीं दे पाएंगे, और संपूर्ण जो ज्ञान का हस्तांतरण है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अध्यापक से बच्चों के मस्तिष्क तक लेके जाना है, उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचनाएं होती हैं, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर उसका अनुक्रमांक, फिर उसका विषय, फिर उसका उपविषय जो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहा है, कितना समय लगेगा, और फिर आता है एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट। फिर आता है तीसरा पॉइंट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसका मतलब क्या है, आप पढ़ाने क्यों आए हैं। मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं तो संज्ञा पढ़ाते वक्त मेरे उद्देश्य क्या है कि मैं बच्चों को क्या, किस तरह का ज्ञान जो है वो दे दूंगा। इसके लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है, जिसको यहाँ पर परंपरागत पद्धति के नाम से मैंने लिखा है। ये दो तरीके से लिखा जाता है परंपरागत पद्धति में। पहला है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, सामान्य उद्देश्य। सामान्य तौर पर ये जो उद्देश्य होते हैं संपूर्ण विषय से जुड़े होते हैं। जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप गणित पढ़ा रहे हैं, आप सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, या कोई और विषय पढ़ा रहे हैं, उसका पूरे वर्ष में, जिस कक्षा में बच्चा पढ़ता है 6, 7, 8, 9, 10th में, उस वर्ष में वो क्या सीख जाएगा, वो जनरल ऑब्जेक्टिव है। या संपूर्ण जीवन में ये विषय जो है वो उसके कैसे काम आएगा, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं, वो रिलेटेड विद टॉपिक, आपका जो उपविषय है, जैसे मैंने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कुछ भी आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित होगा। कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफिक पीरियड और डे। इस टॉपिक को पढ़ाने में मैं एक कालांश, एक पीरियड का टाइम लेता हूं, मैं 2 पीरियड का टाइम लेता हूं, या मैं 3 पीरियड का टाइम लेता हूं, या मुझे 1 हफ्ता लगता है। तो ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उस टॉपिक विशेष से संबंधित स्पेसिफिक टॉपिक के, ये उतने समय में ही पूर्ण होने होते हैं, परंतु ये अल्टीमेटली जाकर जुड़ते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव से। जनरल ऑब्जेक्टिव एक टोटलिटी का पार्ट है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसके टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे उपविषयों से जो संबंधित होते हैं वो वाली चीज। मॉडर्न अप्रोच क्या है इसको लिखने की, वो है आधुनिक पद्धति के अंतर्गत इनको ना बिहेवियरल टर्म में लिखा जाता है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि बच्चा जब कक्षा में प्रवेश करता है उसका एक एंटरिंग बिहेवियर है, और वो आधे पौने घंटे तक अध्यापक के साथ संवाद करके, उसके व्याख्यान को सुनकर, उसके प्रयोग या जो दूसरी चीजें वो देखकर जब वो वापस जाता है 40 मिनट बाद, तो उसके प्रवेश के व्यवहार में और वापस बाहर जाने के व्यवहार में क्या कोई परिवर्तन आया। ये जो व्यवहार परिवर्तन है वो हमने लिखने होते हैं, और जितना सटीक हम इनको लिख लेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे। व्यवहारगत परिवर्तन के अनुसार होते हैं। इसको लिखने का एक तरीका मैंने टेबल के रूप में बताया है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञान के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बोध के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, एप्लीकेशन प्रयोग के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, स्किल कौशल के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं। ये लिखे कैसे जाते हैं इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें ये बताया जाएगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम किस किस तरह की जो एक्शन वर्ब्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो लिख सकते हैं। और आगे फिर इसके अंदर जो एक लंबा कॉलम मैंने दिया है यहाँ पर वो लिख दिए जाते हैं। जैसे मैं एक ज्ञान का सामान्य सा उद्देश्य आपको बताऊं, अगर मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं तो मेरा एक उद्देश्य होगा कि शिक्षार्थी जो है वो संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे।
दूसरा मेरा उद्देश्य होगा शिक्षार्थी व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे, शिक्षार्थी जातिवाचक संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे, शिक्षार्थी भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे। परिभाषा देने से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं वो सारी नॉलेज के अंतर्गत आती है, ज्ञान के अंतर्गत आती है। इस तरह लिखना मैं पूरे वीडियो के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप उसको समझ भी पाएंगे। तो ये है मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक पद्धति अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखने की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक सामग्री। मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, आपको स्पष्ट कर दूं। कुछ लोग लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। मैंने कई जगह देखा, जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में जाता हूं या मैं दूसरे महाविद्यालयों में जाता हूं, तब मैं देखता हूं अनुदेशनात्मक सामग्री पहले लिखी जाती है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य बाद में लिखी जाती है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसको मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको बेंगलोर जाना है, आपको कहीं और जाना है, तो आप उस यात्रा के अनुसार अपना सामान तैयार करेंगे, ना कि एक बैग में कुछ सामान रखा पड़ा है और फिर यात्रा पर निकल जाएंगे। ये वैसा ही है, हमारे सामने कुछ उद्देश्य हैं कि हमने बच्चों को ये सिखा देना है। अब वो सिखा देने के लिए हमें किस तरह की सामग्री की आवश्यकता है, वो अनुदेशनात्मक सामग्री। इसको भी दो तरीके से लिखा जाता है, एक है जनरल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और एड्स, सामान्य अनुदेशनात्मक सामग्री, और दूसरा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और एड, विशिष्ट अनुदेशनात्मक सामग्री। दोनों को अलग अलग से बताने का प्रयास करूंगा। सामान्य अनुदेशनात्मक सामग्री जो होती है, जनरल एड्स कहते हैं जिनको, जनरल मटेरियल कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, वो है जो एक सामान्य कक्ष में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जैसे क्लासरूम हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, ग्रीन बोर्ड हो सकता है, पॉइंटर हो सकता है, आपका व्हाइट बोर्ड मार्कर हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस ले तो वहां पर हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करें, वो वाली चीज हो सकती, मतलब जो जनरल चीजें एक कक्ष में पाई जाती हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती हैं। परंतु मेजोरिटी की अगर बात करें अब भी, तो यही चीजें जो है वो सामान्य कक्ष में पाई जाती है। दूसरा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये वो सामग्री है, आपने पाठ्य योजना तैयार की, उद्देश्य निर्धारित किए, जो पाठ्य पुस्तक है उसको देखा, आपको लगा कि मैं सारी चीजें जो हैं वो वहां पर जो एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, चौक है, डस्टर है, इनकी सहायता से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मेरे को पढ़ाने के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। वो बनाना क्या है? अब मेरे को एक फ्लैश कार्ड लेके जाने पड़ेंगे, छोटे छोटे चार्ट लेके जाने पड़ेंगे, मेरे को मॉडल बनाना पड़ेगा। ऐसी अतिरिक्त जितनी भी जो सामग्री है वो सारी किसमें आती है? स्पेसिफिक टीचिंग एड्स के अंदर आती है, स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल के अंदर आती है। ज्ञान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी कक्षा में सामान्य जो शिक्षण उपकरण है उनको छोड़कर अतिरिक्त कोई भी सामग्री आप लेकर आते हो, वो सारी इसके अंतर्गत आती है। जैसे मैंने कुछ लिखा है, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, वास्तविक वस्तुएं, रियल एड्स होगी, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए आप लैब से कोई सामान लेकर आते हैं। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो विशिष्ट अनुदेशनात्मक सामग्री के अंतर्गत आती है। अब आता है अगला पॉइंट, जो है एज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, अनुमानित पूर्व ज्ञान। ये मैंने पहले एक पॉइंट बताया था आपको, एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, वहां से ये आएगा। और ये किसमें सहायता करता है? हमारी प्रस्तावना या उनके पूरे पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए जो प्रश्नों का निर्माण करना है, जिसको हमने बेस बनाकर, आधार बनाकर नवीन ज्ञान का एक पूरी इमारत खड़ी कर देनी है हमने वहां पर, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या होता है? कक्षा में आने से पूर्व बच्चे का ज्ञान, पिछली कक्षा में उसने क्या पढ़ा, पिछले कालांश में कल वो क्या पढ़ा था हमने, पारिवारिक माहौल कैसा है, ये हमें सहायता करेगा कि बच्चे की जो अनुभव परिधि है वो कैसी है, सामाजिक आर्थिक परिवेश कैसा है, अनुभव परिधि का ज्ञान कैसा है, इसका अनुमान लगाने में ये सहायता करता है। ये जो अनुमान लगाना है वो अनुमानित पूर्व ज्ञान कहलाता है। और ये हमें हमारी टीचिंग मेथड, हमारे जो कंटेंट है उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है, उदाहरण कैसे देने हैं, और किस तरह से बच्चे के जीवन से संबंधित करते हुए इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, उसमें सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। उसके बाद आता है छठा पॉइंट है ये, सॉरी 5 नंबर लिख दिया गया, इंट्रोडक्शन और प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रस्तावना या पूर्व ज्ञान परीक्षा। आपने पता लगा लिया कि बच्चे को इतना ज्ञान है, फिर आप बच्चे को पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए, नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं। वो प्रश्न आप पूछते हैं, हमने एक स्किल भी पढ़ी थी, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, वो पूरी की पूरी स्किल इस पॉइंट के अंतर्गत जो है वो आती है।
जिसमें हमने पढ़ा कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं क्या है और शिक्षार्थी क्रियाएं क्या है। 5-6 प्रश्न पूछता है और उसके आधार पर फिर वो अंतिम प्रश्न को जोड़ते हुए अपने उपविषय की घोषणा कर देता है। अगला है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उद्देश्य कथन या उपविषय की घोषणा। शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान की ओर उत्सुक करने के पश्चात, उत्सुक कैसे हुए, पीछे वाले स्टेप से, जिसमें हमने पूर्व ज्ञान परीक्षा की। उत्सुक करने के पश्चात छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका उपविषय की घोषणा करता है या करती है कि बच्चों आज हम इस उपविषय के बारे में पढ़ेंगे। हम शब्द करना है, मैं पढ़ाऊंगी या मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप पढ़ेंगे या आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वो फिर एक तरफा प्रक्रिया हो जाती है। हम जो शब्द है वो एक ग्रुप एक्टिविटी और वही हमने करना है। जैसे ही उपविषय की घोषणा होती है, शाम पट पर उपविषय लिख दिया जाता है और फिर प्रेजेंटेशन का कार्य स्टार्ट होता है। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन इस सोपान के अंतर्गत विषय सामग्री छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है, जो कि निम्न प्रकार से होती है। अब इसमें क्या होता है, आप उपविषय पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे छात्राध्यापक उपविषय का विस्तार करने के लिए व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, उदाहरण विधि का प्रयोग करते हुए चार्ट या मॉडल जो लेकर जा रहे हैं उसकी सहायता से उपविषय का विस्तार करेगा। वो लिखकर नीचे, जैसे मैंने 4 कॉलम बनाकर एक टेबल बनाई है, इस तरह से आप पाठ योजना लिखने लगते हैं, जिसके अंतर्गत आता है शिक्षण बिंदु। जैसे मैं फिर संज्ञा का उदाहरण दूंगा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा का पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। और छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं क्या है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज हैं जो हमने स्किल के दौरान की थी कि शिक्षार्थी जो प्यूपिल टीचर है वो ऐसा करता है, वो प्रश्न पूछता है, वो व्याख्यान दे रहा है। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा की गई क्रिया का जो प्रत्युत्तर है, उसके प्रति जो उसने रिएक्शंस देने हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। अध्यापक व्याख्यान दे रहा है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अध्यापक प्रश्न पूछ रहा है, बच्चे उत्तर दे रहे हैं। अध्यापक शामपट पर कुछ लिख रहा है, बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो आप इसमें लिखते हैं। और अगर कोई शामपट कार्य उस दौरान होता है, ब्लैक बोर्ड पे कोई काम करना है, वो यहाँ पर आप लिख देते हैं। तो इन 4 कॉलम के अंतर्गत हम पूरे की पूरी पाठ्य योजना का तैयारी करते हैं। 5 से 6 या 7 शिक्षण बिंदु, जितने आपके उपविषय में आपको लगता है आप 35 से 40 मिनट में पढ़ा पाएंगे, उदाहरण देते हुए, बच्चों को आपके साथ जोड़ते हुए, उतने कंटेंट को आपने इसमें लेना है, उतने शिक्षण बिंदु आपने इसमें डालने हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन, जिसको पुनरावृत्ति कहते हैं, सार संक्षेप कहते हैं या सार कथन कहते हैं। क्यों जरूरी होता है? पाठ का शिक्षण समाप्त करने के उपरांत विषय वस्तु को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए, मैंने टीचिंग पॉइंट नंबर 1 पढ़ाया था 35 मिनट पहले। अब बच्चे को वो याद है कि नहीं है, मैं तो छठे टीचिंग पॉइंट पर पहुंच गया। अब मेरे को क्या करना है, मैं फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाऊंगा, 2-3-4 वाक्यों के अंदर पूरे पाठ के बारे में बताऊंगा। जैसे बच्चों, आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा, उनके उदाहरण पढ़े। ये 3 से 4 वाक्यों में मैंने रिकैप कर दिया। इतना रिकैप करने के बाद फिर मैंने क्या करना है, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछने। और ये प्रश्न कौन से होंगे, मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं। जो हमने एक टीचिंग पॉइंट था, जिस जहां तक मैं लेकर जा रहा हूं, ये वाला जो मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत लिखा था, जैसे मैंने बताया था, ज्ञान के अंतर्गत बच्चे संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे। तो अब मैं यहां पर पूछूंगा, संज्ञा किसे कहती हैं। दूसरा क्या था, बच्चे जातिवाचक संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने वही चीज पूछनी है पहले जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, उसको छोड़कर आप कुछ और पूछ सकते हो, परंतु उनको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हमारे उद्देश्य थे इस उपविषय को पढ़ाने के। आगे ये कहता है, यह जांच करने का प्रयास किया जाता है कि छात्र या छात्राएं विषय वस्तु को पूरी तरह समझ पाए या नहीं। इसके लिए अध्यापक पूरी पाठ्य सामग्री से संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर पाठ की दोहराई कर लेता है। पूरी पाठ्य सामग्री मतलब जो उस 35-40 मिनट की क्लास में आपने पढ़ाया। और अंतिम होता है होमवर्क या होम असाइनमेंट, जिसको कहते हैं गृह कार्य। गृह कार्य नहीं होता, ये गृह कार्य है। गृह प्लेनेट है, गृह होम है। ज्ञान के स्थायित्व के लिए हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं, ताकि स्थायित्व हो जाए। स्थायित्व के लिए उसका प्रयोग करना आवश्यक है। जितना ज्यादा आप प्रयोग करते जाएंगे उतना ज्यादा ज्ञान स्थायी होता जाएगा। अतः पढ़ाए गए पाठ के आधार पर कुछ कार्य घर से करने के लिए दिया जाता है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम पाठ्य योजना लिखते हैं।
आज का टॉपिक इतना ही है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमने पढ़ा फॉर्मेट क्या होता है, फिर हमने फॉर्मेट के पद पढ़े, जैसे पहला था सीरियल नंबर, दूसरा था सामान्य सूचनाएं, तीसरा था अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसको दो हिस्सों में बांटते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा आधुनिक पद्धति में कैसे लिखा जाता है बिहेवियर टर्म के अंदर। फिर हमने पढ़ा अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है, कैसे कैसे लिखी जाती है, जनरल इंस्ट्रक्शनल, जनरल एम्स सॉरी मटेरियल और स्पेसिफिक मटेरियल। फिर एज्यूम्ड प्रीवियस नॉलेज, अनुमानित पूर्व ज्ञान। उसके बाद प्रस्तावना या पूर्व ज्ञान परीक्षा। उसके बाद उद्देश्य कथन या विषय की घोषणा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, जहां हमारा पढ़ाने का जो कार्य है वो प्रारंभ होता है। उसके बाद रिकैप्चुलेशन और अंत में होमवर्क या होम असाइनमेंट। अब मेरा प्रयास रहेगा, जैसे मैं हिंदी भाषा का अध्यापक हूं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी की चारों विधाएं जो हैं, गद्य, पद्य, व्याकरण शिक्षण और रचना शिक्षण, चारों की पाठ योजनाएं आप सबके लिए बनाकर लेके आऊं। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।